गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनबीजीएन एजुकेशन पर। और 7th क्लास का चैप्टर 3 रेशों से वस्त्रों तक, जिसमें हमने पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि किस प्रकार से जो ऊन है वो भेड़ों से प्राप्त करके और वास्तव में ऊन किस प्रकार उसकी बनाई जाती है। 5 चरण हमने पढ़ लिए थे। छठे चरण में क्या था कि जो रेशे हैं उनको सीधा किया जाता है और फिर उनकी क्या बनाई जाती है, धागे के रूप में लपेट कर उनकी ऊन बनाई जाती है। जो लंबे धागे होते हैं उनको स्वेटर के रूप में ऊन बनाई जाती है और जो छोटे भर धागे होते हैं उनके कपड़े के रूप में उनका हम प्रयोग करते हैं। छोटे रेशों को काट कर ऊनी वस्त्र बनाने में जनरली उसका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो क्रियाकलाप है, अपने सहपाठी के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनको बालों को उतारना उचित है। नेक्स्ट जो अपना रेशा है वो है रेशम। तो रेशम किससे प्राप्त होते हैं? रेशम भी जानता हो, रेशे होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं और रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। अपनी माताजी, चाचाजी, दादाजी इस प्रकार से रेशम के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए कि किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाने लगा है। इससे पहले हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें। आइए इसके कीट के जीवन चक्र के बारे में पढ़ते हैं। तो रेशम के कीट का जीवन चक्र क्या है? मादा रेशम जो कीट जो अंडे देती हैं जिनसे लार्वा निकलता है, जो कैटपिलर या इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। तो किसे बोलते हैं हम? जो मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलता है, जिसे कैटपिलर या रेशम कीट भी बोलते हैं, जो आकार में वृद्धि करते हैं। जब कैटपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा या कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल फिर अपने स्थान में बने रहने के लिए में उसको क्या करता है? सहायता करता है, यानी वो उस जाल के अंदर ही रहता है। फिर यह अंग्रेजी की संख्या 8 के आकार के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर और सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। यानी जो उसका रहने का स्थान है, जो इसका रहने का स्थान है जिसमें वो रहता है जनरली, वही क्या बनता है? रेशम का एक रेशा बन जाता है। और इसका आकार कैसा होता है? 8 के आकार का इसका आकार होता है। जल्दी ही कैटपिलर समय को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। और जो ये आवरण है इसे हम क्या बोलते हैं? कोकून। और इसी पहली लाइन में हमने पढ़ा था कि जो रेशम है वो कहाँ से प्राप्त होती है? कोकून से प्राप्त होती हैं। तो कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है? यानी जो रेशम का रेशा होता है वो स्टील के तार के जितना भी मजबूत होता है। इसलिए जो रेशम के उपयोग है वो किस में किया जाता है? पहाड़ी वगैरह ऊपर चढ़ने के लिए इसके रस्सों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्टील के तार जितना ये मजबूत होता है। रेशम का धागा रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त रेशों द्वारा तैयार किया जाता है। रेशम कीट अपने किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाले रेशम का धागा गठन, रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है। यह टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न प्रकार के किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकून से प्राप्त होता है। यानी जो टसर रेशम है वो अलग कीट से प्राप्त होता है, मूंगा रेशम वो अलग कीट से प्राप्त होता है, कोसा रेशम है वो अलग कीट से प्राप्त होता है, और भी अन्य प्रकार के रेशम हैं जो अलग अलग प्रकार के रेशम कीटों से प्राप्त किए जा सकते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट हैं। जो नॉर्मली है सबसे सामान्य है वो कौन सा? शहतूत रेशम कीट हैं। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर, जो रेशम फाइबर होता है यानी रेशम का जो धागा होता है वो बहुत ही मृदु यानी कोमल, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है और भारतीय व्यावसायिक स्तर का पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन किया जाता है। यानी भारत देश जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन करता है।
नेक्स्ट है क्रियाकलाप कि विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। आपको ये दर्जी की दुकानों में व्यर्थ कतरनों की डेयरी में मिल सकते हैं। अपनी माताजी, चाची जी अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशम जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम, मैरी रेशम, मुआ रेशम आदि की पहचान कीजिए। रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। यानी कुछ तो आपको क्या मिलेंगे, मैन मेड मिलेंगे, और कुछ क्या मिलेंगे, आपको प्राकृतिक मिलेंगे। उनसे तुलना करनी है आपने। क्रियाकलाप 3.6 में क्या है कि किसी कृत्रिम रेशम अथवा शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। कृत्रिम संश्लेषित जो बनाया गया है और एक जो नेचुरल है, एक एक धागा लेना है। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस हुआ? अब सावधानी से ऊन के एक धागे को जलाइए। इससे जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? यह जानने के लिए क्या करना है, रेशम के कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, इसको जानने का प्रयास कीजिए। क्रियाकलाप 3.7 में चित्र में जो 3.9 आपको दिखा रखा है, चित्र 3.9 में क्या है, कोकून का स्ट्रक्चर है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क माउथ। ये जो आपका ये जो फिगर 3.9 इसमें क्या देख रहा है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क माउथ की जो रेशम का कीट है उसका जीवन चक्र आपको दे रखेगी चित्र 3.9 में किस प्रकार से है। तो उसकी फोटो की एक फोटोकॉपी लेनी है। रेशम कीट के जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते, चार्ट पेपर अथवा अलग अलग चिपकाइए। इन चित्रों को आप आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों के जीवन चक्र की अवस्थाओं को सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वह विजेता होगा। यानी इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर आपको दे रखा है कि किस प्रकार से जो रेशम का कीट है उसका जीवन चक्र होता है। एक नर दे रखा है, एक मादा दे रखा है, दूसरे में दोनों में क्या है, अंडे दे रखे हैं। फिर वो सिल्कवॉर्म बनता है, फिर कोकून बनता है और फिर वो कोकून डेवलप होता है, यानी उसका विकास होता है। चित्र 3.9 में ये देखे हैं। तो कोकून से रेशम तक किस प्रकार जाया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पाला जाता है और उसके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। तो रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं हम जनरली, सेरिकल्चर भी बोलते हैं। तो कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती हैं और अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज़ पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। यानी जो रेशम के कीट पालने वाले हैं उनको क्या किया जाता है, बेचा जाता है। ये पालक किसान या तो ये पालक या क्या है, ये जनरली किसान है। अंडों को स्वास्थ्य कर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। यानी इन अंडों को वहाँ पर रखा जाता है जहाँ से रेशम के कीट हैं वो बड़े हो सकें। अंडों को उपयुक्त ताप पर तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। यह तब तक किया जाता है जब तक शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियाँ आती हैं। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं दिन रात खाते रहते हैं और अमाप, यानी अमाप का मतलब होता है कि बिना कोई कंट्रोल के उनका साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वस्थ ट्रे में रखा जाता है और 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चला जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं और जिसके भीतर किसका विकास होता है, प्यूपा का विकास होता है। तो ये क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है, रेशम बनाया जाता है। तो रेशम की खोज किसने की थी? तो रेशम की खोज का यथार्थ समय संभव तो अज्ञात है, ये तो नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट किस सन में इसकी खोज हुई थी। एक प्रसिद्ध चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट वुआंग टी ने सम्राट शी लुंगजी से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने के कारण पता लगाने के लिए कहा था। यानी उसने क्या किया, शहतूत की जो पत्ती थी वो
ख़राब होने लगी थी, तो उसको पता लगाने के लिए कहा भी ये क्यों ख़राब होने लग रही हैं। तो साम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे, यानी सफ़ेद कीट थे कुछ, उसको क्या कर रहे थे, खा रहे थे। उसने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते हैं। संयोग से एक कोकून उनके चाय के पल्ले में आके गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया, जिससे मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी। आज भी उस रूट को क्या बोलते हैं, सिल्क रूट बोलते हैं। यानी सिल्क की डिस्कवरी वहीं हुई थी, खोज वहीं हुई थी, तो इसलिए उस रूट को क्या बोलते हैं, सिल्क रूट भी बोलते हैं। रेशम का संसाधन किस प्रकार होता है? रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी डेयरी का उपयोग किया जाता है। वैसे कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रकार में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं और रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनने वाली प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। यानी कोकून में से रेशे निकलने के पश्चात जो उनसे धागे बनते हैं उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, रेशम की रीलिंग कहते हैं। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर अथवा रेशों को निकालती हैं। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं और बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुन लिए जाते हैं। तो ये जो अपना चैप्टर था इसमें सीखा कि किस प्रकार से जो रेशों से वस्त्रों तक जाया जाता नहीं, वस्त्र किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो क्या सीखा आपने, रेशम कीटों से रेशम था, भेड़ बकरी था या अक्षय में क्या प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है। अतः रेशम था ऊन जंतव रेशे हैं, यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। ऊंट, लामा, अल्पैका ये क्या है, बालों से भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है, यानी इनके बालों से ऊन प्राप्त करने के बाद उन्हें क्या किया जाता है, संसाधित किया जाता है। भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भेड़ के शरीर से बालों को उतार कर पहले अभिमार्जन व छटाई की जाती है, फिर उसे सुखाने के बाद काट कर उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं और रेशम फाइबर किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। कोकून से रेशम के रेशों को पृथक करने के लिए उनका क्या किया जाता है, संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है और इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, रीलिंग कहते हैं। और बुनकर जो होते हैं यानी बुनाने वाले जो होते हैं रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है।